मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सारे प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक, या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको हम बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक। ये चैप्टर जो होता है हल्का सा ट्रिकी होता है, हल्का सा कंसेप्चुअल होता है, लेकिन अगर आप मेरे से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस कंप्लीट वन शॉट के अंदर मैं आपको इतनी आसान से आसान भाषा में सिखाऊंगा, बिल्कुल मजे आ जाएंगे आपको, बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख पाओगे चैप्टर को, बिल्कुल मजे तरीके से समझ पाओगे। क्लासेस के अंदर मैं आपको कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगा, इस वन शॉट के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं वो बता दूं, और लास्ट में आपको मैं वो बताऊंगा कंप्लीट जिस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। देखो मेरी बात आप लोग कान खोल के सुनो मेरे प्यारे भाई बहन, कि इस समय आपको पूरा डिटेल्ड चैप्टर नहीं पढ़ना, इस समय वही पढ़ो जो आपके काम आए। मतलब मैं आपको केवल ऐसे ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा कि अगर आप इन 6 टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो, एक एक क्वेश्चन को आप तबाह कर पाओगे। और 100% दावा है कि क्वेश्चन जो है इन 6 टॉपिक से अंदर से ही आएगा, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। तो जो भाई बहन नए आए हैं चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं टॉपर ही बनाना चाहता हूं। तो आइए मैं स्टार्टिंग करता हूं और आपको बताता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हमारा योगात्मक यौगिक। सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी योगात्मक यौगिक। हम सबसे पहले एडिशनल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे लिगेंड तथा उसके प्रकार। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यह भी टॉपिक हमारा होता है वो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो टॉपिक है वो है उपसह संयोजन संख्या, या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं, उपसह संयोजी संख्या। और मैं बता दूं मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इतना एक्साइटेड हूं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आपने इससे पहले कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी चैनल से पढ़ा हो, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, आज मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में बिना कुछ एफर्ट्स दिए आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से दिमाग में एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमें चौथा नंबर टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। चौथा टॉपिक हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक हमारा होगा बर्नर का सिद्धांत। क्या होगा मेरे पास, बर्नर का सिद्धांत। और छठवां नंबर टॉपिक हमारा होगा संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो छठवां नंबर टॉपिक हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप इन 6 टॉपिक को तैयार करोगे मेरे साथ तो 100% दावा है कि क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। लास्ट मोमेंट है, मैं तो यही बोल दूंगा मेरे प्यारे भाई बहन कि पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। तो अब इस टाइम वो समय नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ने का समय नहीं है। इस समय केवल वही पढ़ो जो डायरेक्ट पेपर में आए, 100% वाले टॉपिक पढ़ो। ये टॉपिक में जो आपको बता रहा हूं ना, इस चैप्टर के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारा पहला नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं। मतलब मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोई एक यौगिक है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक यौगिक है, मेरे पास एक यौगिक ए है, मेरे पास एक यौगिक ए है, प्लस मेरे पास यौगिक मेरे पास बी है। मैं 2 यौगिक ले लेता हूं, मेरे पास यौगिक ए और यौगिक बी। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, मैंने यौगिक ए को और यौगिक बी को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इन दोनों को मैंने क्या किया, यौगिक मैंने सी बनाया। मैंने क्या बनाया, यौगिक सी मैंने बनाया, और इसको मैंने गर्म कर दिया। नीचे मैंने गर्म लगा, मैंने नीचे आग जला दी और ये मैंने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद जो मेरे पास क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, मेरे पास क्रिस्टल, मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, मेरे पास क्रिस्टल। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्रिस्टल है, मेरे पास क्रिस्टल है। तो ये मेरे पास क्रिस्टल प्राप्त हुए, और इस क्रिस्टल को मैं क्या बोलूंगा, योगात्मक यौगिक। बिल्कुल सिंपल है। क्या कुछ रटना पड़ रहा है आपको, बिल्कुल कुछ नहीं रटना पड़ रहा है, आप आसान तरीके से समझ पा रहे हो। तो मेरे पास क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, हम योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम एडिशनल कंपाउंड्स कहते हैं, सिंपल तरीके से। अब हमारा टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है कि योगात्मक यौगिक जो होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। जो मेरे पास योगात्मक यौगिक हैं
जो मेरे पास योगात्मक यौगिक होते हैं वो मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरे पास क्या होता है, पहला मेरे पास होता है द्विक लवण। पहला मेरे पास क्या होता है, पहला मेरे पास होता है द्विक लवण। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है, दूसरा मेरे पास होता है उपसह संयोजी यौगिक। तो इस चैप्टर योगात्मक यौगिक जो होते हैं मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरे पास होता है द्विक लवण। पहला मेरे पास क्या होता है, पहला मेरे पास होता है द्विक लवण और दूसरा मेरे पास होता है उपसह संयोजी यौगिक। अब हम दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं कि द्विक लवण क्या होता है और मेरे पास उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो आइए मैं इनको डिस्कस कर लेता हूं। हमारे दोनों टॉपिक्स दोनों बेहतरीन और बोर्ड के एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो हमारे ये फेवरेट टॉपिक्स हमारे भी फेवरेट होंगे क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनर के फेवरेट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप करोगे तो आप मान लो कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये 2026 के सबसे चुनिंदा टॉपिक्स मैं करा रहा हूं आपको। तो द्विक लवण क्या होता है और मेरे पास उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो द्विक लवण में क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने जो आयनों में टूट जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि मेरे पास जैसे कि मैं हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि मैं हूं और मैं कहीं दूसरे देश में जाऊंगा तो मैं अपनी वास्तविक पहचान वहां खो दूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं द्विक लवण कहलाऊंगा। अगर दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर मैं किसी दूसरे देश में जाऊंगा और मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, तो मैं उपसह संयोजी यौगिक होऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास द्विक लवण है, द्विक लवण का मतलब क्या होता है कि ऐसा यौगिक जो पानी में घोलने पर, ऐसा लवण जो पानी में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है। क्या हुआ मेरे पास कि मेरे पास कोई यौगिक जो है, मेरे पास क्या है, मेरे पास AB मेरे पास यौगिक है, AB मेरे पास कोई यौगिक है, इसको मैं जल में घोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं जल के अंदर डाल रहा हूं, पानी के अंदर डाल रहा हूं। AB मेरे पास यौगिक है, इसको मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, ये A प्लस बी में टूट जाएगा। क्या होगा, A प्लस बी में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी वास्तविक पहचान खो गई है, यानी कि ये अपने आयनों में टूट गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक द्विक लवण है। ये क्या है, ये एक डबल सॉल्ट है। सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप याद रखो, समझो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप आसान तरीके से कर पाओगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो इसका उदाहरण आप याद रखना, मोहर लवण। क्या मेरे पास उदाहरण है, इसका उदाहरण मेरे पास है मोहर लवण। मोहर लवण का सूत्र मेरे पास क्या होता है, मेरे पास मोहर लवण का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या होगा, मोहर लवण। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास मोहर लवण है। मोहर लवण का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। मोहर लवण का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू मेरे पास क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोहर लवण का फॉर्मूला है कि FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये मेरे पास मोहर लवण का सूत्र है। अब क्या हुआ कि मैं इस द्विक लवण को पानी के अंदर घोल रहा हूं, मैं मोहर लवण को पानी के अंदर घोल रहा हूं तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। यानी क्या होगा, यानी मेरे पास ये टूटेगा Fe2 प्लस में टूटेगा, मेरे पास Fe2 प्लस में एक टूट जाएगा मेरे पास। दूसरा मेरे पास जो NH4 है, NH4 प्लस में टूट जाएगा मेरे पास, NH4 मेरे पास प्लस में टूट जाएगा। और मेरे पास जो SO4 है वो SO4 -2 में टूट जाएगा। मतलब ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, इनकी वास्तविक पहचान खो जाएगी, मतलब ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो इस यौगिक को, इस लवण को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेरे पास द्विक लवण। सिंपल तरीके से याद रखना, मैंने द्विक लवण के बारे में आपको डिटेल्ड में बता दिया। अब मैं बात करूंगा हमारे उपसह संयोजी यौगिकों के बारे में। तो आइए मैं बात करता हूं हमारे उपसह संयोजी यौगिक के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयन में नहीं टूटते, अपने आयन में नहीं टूटते अर्थात अपनी वास्तविक पहचान बनाए रखते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपनी वास्तविक पहचान नहीं खोते, मतलब जो वो पहले हैं वैसे बाद में रहेंगे। यानी कि मेरे पास कोई यौगिक A है, मेरे पास यौगिक AB है, AB यौगिक है मेरे पास, इसको मैं पानी यानी कि जल में घोल रहा हूं, इसको मैं जल में घोल रहा हूं तो जल में घोलने के बाद ये A प्लस B में नहीं टूटेंगे, ये आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। पानी में डालो, गंगा जल में डालो, किसी में भी डालो, ये कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। तो AB जल में डालने पर भी AB ही रहेगा, मतलब ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होंगे। सिंपल तरीके से इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा इस चीज का, मेरे पास एग्जाम्पल, सिंपल तरीके से आप एग्जाम्पल को तैयार रखना। मेरे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मेरे पास होगा, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो मेरे पास K4, मेरे पास क्या है K4
बड़े ब्रैकेट के अंदर CN6 का मेरे पास होल 6 CN6 मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपको जो दिखाई दे रहा है ये मेरे पास एग्जाम्पल है उपसह संयोजी यौगिकों का। अगर मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो फिर भी ये यही रहेगा, इसके सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि ये अपने आयनों में कभी भी नहीं टूटेगा। इसीलिए तो ये कहलाते हैं वास्तविक आयन, मतलब ये अपनी वास्तविक पहचान कभी भी नहीं खोते। तो ये अपनी वास्तविक पहचान कभी नहीं खोते, इसलिए ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। तो आइए मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। हमारे आगे वाले टॉपिक्स हमसे क्या बोल रहे हैं। अब हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा टॉपिक हमारे सामने आ चुका है। लिगेंड्स क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। इस चैप्टर की जान होते हैं टॉपिक्स जो मैं आप कराने वाला हूं, ये जान है इस टॉपिक की। ये टॉपिक पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं तथा लिगेंड्स क्या होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 100% अगर यहां पर लिखूं तो वो भी कम होगा। 100% आने के लायक क्वेश्चंस हैं, 100% आने के लायक मेरे पास ये टॉपिक्स है, मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं मानता हूं उन चीजों को। तो मेरे पास क्या होगा कि ऐसा धातु परमाणु जिससे लिगेंड्स बंधे रहते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है कि मेरे पास ऐसा धातु परमाणु जिससे लिगेंड्स जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। सिंपल तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास है K4, मेरे पास क्या है K4 ब्रैकेट में Fe, ब्रैकेट में मेरे पास Fe, उसके बाद मेरे पास Cn का होल 6, ब्रैकेट में Fe, अब ब्रैकेट मेरे पास Cn का होल 6। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है K4 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बाहर की तरफ जो आयन है। Fe क्या है, Fe यहां पर मेन चीज होती है। Fe क्या है मेरे पास, Fe जो होता है मेरे पास, यही मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है मेरे पास, Fe मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु। तो मैं यहां पर लिख देता हूं केंद्रीय, मेरे पास लिख देता हूं मैं यहां पर आसान तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा मेरे पास Fe। और उसके साथ साथ परिभाषा में क्या बोला जा रहा है कि ऐसा धातु परमाणु जिससे लिगेंड बंधे रहते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब ये कौन से लिगेंड बांधे हुए हैं, अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु है तो अपने पास ये लिगेंड्स को बांधे हुए हैं। तो कौन से लिगेंड्स हैं, Cn का होल 6, जो Cn का होल 6 है ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन युग्म को Fe को देंगे। तो इसने CN6 जो मेरे पास है वो लिगेंड है और Fe जो मेरे पास, ये मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। सिंपल तरीके से याद रखना। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे लिगेंड्स के ऊपर। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स, तो लिगेंड में मेरे पास क्या होगा, लिगेंड्स क्या होते हैं कि ऐसा परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड क्या है मेरे पास कि ऐसा परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता। याद रखना, जो भी लिगेंड्स होते हैं बहुत धनी होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं बहुत अमीर पैसे वाले होते हैं। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। ये क्या करते हैं, ये Fe जो मेरे पास Fe हो गया या कोई भी मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। अब कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास एग्जाम्पल, मैं आपको एक बेहतरीन और सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा। तो मेरे पास बेहतरीन और सिंपल सा एग्जांपल क्या होगा, मेरे पास K4 FeCN6, मेरे पास क्या है K4, मेरे पास K4, मैं सिंपल सा एक साधारण सा एग्जांपल आपके साथ लेके हुए चलूंगा जो मैंने अभी तक लेके रखा है। तो मेरे पास क्या है K4 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है FeCN का, मेरे पास FeCN का मेरे पास होल 6। ये मेरे पास मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया। अब मेरे पास लिगेंड क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी कि मेरे पास Fe मेरे पास क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, और मेरे पास CN6 क्या है, मेरे पास CN6 मेरे पास लिगेंड्स हैं। तो मैं यहां Fe को बनाऊंगा Fe। अब Fe के साथ कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड। Cn का मतलब Cn मेरे पास कितने हैं, 6 Cn है। तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ कितने Cn जुड़े हुए हैं, 6 Cn जुड़े हुए हैं। मेरे पास यहां Cn, मेरे पास यहां Cn, मेरे पास यहां Cn, मेरे पास Cn,
मेरे पास Cn, मेरे पास Cn, मतलब मेरे पास फेरस है। ये फेरस क्या है मेरे पास? ये मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। अब केंद्रीय धातु परमाणु को जो Cn है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, मतलब ये सारे जो लिगेंड्स हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है इसको जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इन आयनों को, इन परमाणुओं को हम कहते हैं लिगेंड्स। क्या आपको अभी भी कुछ डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान से आसान शब्दों में सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास में आपको मजा आ रहा होगा और इस तरीके से आपने कहीं भी नहीं सीखा होगा जिस तरीके से आप यहां पर सीख पा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे लिगेंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो लिगेंड जो होता है हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है। जो लिगेंड्स मैं बात करूं, लिगेंड्स के बारे में बताया मैंने अभी आपको। जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, किसको देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। लेकिन लिगेंड अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? तो लिगेंड को हम आवेश के आधार पर अगर बांटें तो मेरे पास लिगेंड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आवेश के आधार पर लिगेंड्स जो होते हैं मेरे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिगेंड जो मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है धन आवेशित लिगेंड, मतलब धन आवेशित लिगेंड। दूसरा लिगेंड मेरे पास कैसा होता है? ऋण आवेशित लिगेंड, यानी कि मेरे पास नेगेटिव लिगेंड। उसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर क्या है? उदासीन लिगेंड, यानी कि मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो आपको मैं इनकी बेसिक सी डेफिनेशन समझाऊंगा और डेफिनेशन के आधार पर आप इनके एग्जाम्पल को भी समझाऊंगा। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड के प्रकार बताइए, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन जो है, जो मैं करा रहा हूं, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए इनको स्किप मत करना, क्योंकि इस टाइम मैं केवल वही टॉपिक्स को, वही सिलेक्टेड टॉपिक्स को ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के लायक हैं। तो आपको मैं बता दूं कि धनावेशित लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाता है। धनावेशित लिगेंड की परिभाषा को बताता हूं, वो बहुत आसान शब्दों में, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समझो और समझ के आधार पर आप इनको कर पाओगे। कैसे मेरे पास धनावेशित लिगेंड होते हैं कि ऐसा लिगेंड, मैं क्या करूंगा? ऐसा लिगेंड, मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसा लिगेंड जिस पर, ऐसा लिगेंड जिस पर ऐसा लिगेंड मेरे पास जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर मेरे पास धन आवेश होता है, कि ऐसा लिगेंड जिस पर मेरे पास धन आवेश होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा धन आवेशित लिगेंड। मतलब मेरे पास क्या कहलाएगा? धन आवेशित लिगेंड। तो इसमें क्या है मेरे पास कि ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाता है। उदाहरण मेरे पास क्या होगा? एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण आप तैयार रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लर्न रखोगे? इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा? H3O+। आप क्या याद रखोगे? H3O+ मेरे पास क्या होगा इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा? NO+, NO मेरे पास प्लस। ये मेरे पास 2 उदाहरण आप याद रखना। किसके 2 उदाहरण है मेरे पास? धनावेशित लिगेंड के। अब मैं बात करूंगा हमारे ऋण आवेशित लिगेंड की। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने लिखी थी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से परिभाषा लिखेंगे। क्या होगी मेरे पास कि ऐसा लिगेंड, मैं क्या करूंगा कि ऐसा लिगेंड, मैं क्या करूंगा? ऐसा लिगेंड जिस पर, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, वो क्या मेरे पास कहलाता है? वो मेरे पास कहलाता है ऋण आवेशित लिगेंड। तो मेरे पास क्या है कि ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होता है वो क्या कहलाएगा? वो मेरे पास कहलाएगा ऋण आवेशित लिगेंड। ऋण आवेशित लिगेंड का उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल इज पावर। तो एग्जाम्पल को तैयार रखना। एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा? जैसे कि मेरे पास Cl-, तो मेरे पास क्लोरीन Cl-, तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, मतलब ये मेरे पास जो है वो ऋणावेशित लिगेंड है। ब्रोमीन क्या है? Br-, तो ब्रोमीन क्या है मेरे पास? ब्रोमीन मेरे पास Br-, तो ब्रोमीन मेरे पास क्या है? Br-। तो मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं मेरे पास? ये सभी मेरे पास ऋण आवेशित लिगेंड्स होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ऋण आवेशित लिगेंड
लीगेंड भी समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे थर्ड नंबर लीगेंड की तरफ, जो कि है मेरा उदासीन लीगेंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। इसको आप तैयार रखना, इसकी डेफिनेशन, इसके उदाहरण को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। मेरे पास क्या होगा कि ऐसा लीगेंड, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। उदासीन लिगेंड का मतलब होता है जिस पर कोई भी आवेश ना हो, ना किसी व्यक्ति से घृणा भी नहीं कर रहा हूं और मैं किसी व्यक्ति से प्रेम भी नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, यानी कि ना मेरे पास धन का आवेश है, ना मेरे पास ऋण का आवेश है। तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा उदासीन। तो वो चीज मेरे पास उदासीन कहलाएगी। कि ऐसा लिगेंड मेरे पास क्या होगा कि ऐसा लिगेंड जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना तो नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, मेरे पास क्या कहलाती है, कोई भी आवेश नहीं होता। मेरे पास क्या कहलाती है, मेरे पास क्या कहलाती है, मेरे पास क्या कहलाती है, उदासीन लिगेंड कहलाती है। कि ऐसा लिगेंड जिस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ये भी नहीं होगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, वो मेरे पास उदासीन लिगेंड कहलाती है। उदाहरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेरे पास पानी, जो मेरे पास पानी है वो ना तो मेरे पास पानी, यानी कि मेरे पास H2O मेरे पास क्या हो जाएगा, H2O मेरे पास उदासीन लिगेंड है। उसके बाद मेरे पास एमीन, मेरे पास क्या हो जाएगा NH3 मेरे पास क्या है, एमीन। तो ये मेरे पास अमोनिया, आप अमोनिया बोल दो, एमीन बोल दो, एक ही बात है। मेरे पास NH3 अमोनिया, तो अमोनिया भी मेरे पास क्या होती है, एक उदासीन लिगेंड होती है। तो आपने उदासीन लिगेंड के एग्जाम्पल को भी समझ लिया, आसान तरीके से समझा, मजे से समझा। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले बेहतरीन टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि उप सह संयोजी यौगिकों में IUPAC नामकरण। तो अब हमें बताना है उप सह संयोजी यौगिकों में IUPAC नामकरण। मेरे प्यारे भाई बहन, देखो मैं आपको बता दूं कि जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। पूरे 4 मार्क्स का टॉपिक है, पूरे 4 मार्क्स का टॉपिक है और 100% आने वाला टॉपिक है, पूरे 100% पूछने वाला टॉपिक है। आप पिछले 5 सालों के पेपर उठा लो और देख लो कि अगर एक भी साल, सिंगल साल भी अगर मिस हुआ ये क्वेश्चन, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 सालों में 5 बार रिपीट हुआ है, हर साल क्वेश्चन आया है ऐसे। तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास लेके आऊंगा, एक लंबी सी बेहतरीन अमेजिंग क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे मेरे पास IUPAC नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो अभी के लिए बस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊंगा, समझाऊंगा। हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल क्या होगा कि K4FeCN6 का मेरे पास IUPAC नाम क्या होगा। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC सिखाए हैं, लेकिन आपको इस केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी IUPAC करने पड़ेंगे। तो इनका भी आपको IUPAC करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। मेरे पास पहला यौगिक हमारे पास है कि K4FeCN6। मेरे पास क्या है, K4FeCN6। तो इसका IUPAC नेम हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या है, आपको सबसे पहले धनायन को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास ब्रैकेट से बाहर मेरे पास K4 है, तो K का मतलब क्या होता है, K का मतलब मेरे पास पोटेशियम। तो सबसे पहले मैं यहां पर पोटेशियम लिखूंगा। मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास पोटेशियम आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोटेशियम लिखूंगा सबसे ऊपर, तो मेरे पास पोटेशियम आएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास लिगेंड की संख्या आएगी। तो कितने लिगेंड है मेरे पास, CN मतलब लिगेंड है, तो लिगेंड मेरे पास 6 लिगेंड है। तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा। 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा। तो मेरे पास पोटेशियम हेक्सा और CN का मतलब क्या होता है, साइनो या साइनाइडो जिसको हम बोल देते हैं। तो हेक्सा साइनो लिख दो या साइनाइडो लिख दो, एक ही बात है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो मेरे पास हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो मेरे पास। उसके बाद मेरे पास फेरस, तो मेरे पास पोटेशियम हेक्सासाइनो। उसके बाद मेरे पास बीच ब्रैकेट में मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास फेरस है। तो फेरस का हम फेरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, फेरेट, 8 लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, फेरेट कर दूंगा, फेरेट। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका 8 लगा दूंगी कि मैं फेरेट कर दूंगा। अब फेरेट क्यों किया, ये मेरे पास फेरस है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास लोहा, इसका मतलब क्या होता है, फेरस। लेकिन जब मैं IUPAC करूंगा, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो फेरस को हम फेरेट में चेंज कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फेरस को मैं किस में बदल दूंगा, फेरस को मैं बदल दूंगा फेरेट में। तो इसीलिए मैंने इसको फेरेट में बदल दिया,
फेरेट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अब फेरेट में इसकी क्या करूंगा, इसकी मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा। इस यौगिक के अंदर मेरे पास फेरस जो मेरे पास Fe है, Fe की मेरे पास ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना मुझे बहुत आसान तरीके से आता है और मेरे प्यारे भाई बहनों को भी आता होगा, मैं इस चीज की उम्मीद रखता हूं। अगर नहीं आता तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको निकालकर आपके सामने सिखाऊंगा। तो मेरे पास सबसे पहले K4, तो K को मैं K की ऑक्सीकरण संख्या, मेरे पास पोटेशियम, तो K का मतलब क्या है मेरे पास पोटेशियम, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या मेरे पास 1 होती है, 1 होती है मेरे पास। तो मैं क्या कर दूंगा 1, तो मेरे पास पोटेशियम कितने हैं, 4 पोटेशियम है, तो मैं क्या कर दूंगा 1 गुणा 4, मैं क्या कर दूंगा 1 गुणा 4, यानी कि मैंने K4 की जगह 1 गुणा 4 कर दिया। उसके बाद मुझे फेरस की मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसकी जगह मैं x मान लूंगा, फेरस को मैं x मान लूंगा, सिंपल तरीके से x मान लूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है साइन, मेरे पास साइनो, Cn का मतलब साइनो, और साइनो की मेरे पास होती है -1, Cn का मतलब साइनो, और साइनो की मेरे पास ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो इसके पास कितने साइनो है, 6 साइनो है। तो मैं क्या करूंगा -1 इंटू मेरे पास 6, -1 इंटू मेरे पास 6 इक्वल्स टू मेरे पास 0, इक्वल्स टू मेरे पास 0। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कोई सॉल्व करने में कठिनाई है, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसमें सॉल्व करना सिखाऊंगा। मेरे पास 1 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे पास, 1 गुणा 4 बराबर मेरे पास 4 हो जाएगा, प्लस मेरे पास x मेरे चल रहा है, प्लस मेरे पास x, -1 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू मेरे पास 0। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास +4 है, मेरे पास -6 है, तो इन दोनों को जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा x - 2 बराबर 0 मेरे पास आ जाएगा। जब मैं x बराबर निकालूंगा तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, +2, तो x बराबर मेरे पास +2। इसका मतलब है मेरे पास ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ चुकी है। मेरे पास ऑक्सीकरण संख्या मेरे पास 2 है। मेरे पास फेरस की ऑक्सीडेशन जो नंबर है 2 निकल के आ चुकी है। बहुत आसान है, बेहद से बेहद आसान है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से आपको सेपरेटली क्लास इसके ऊपर लेके आऊंगा, मैं वन शॉट इसके ऊपर दोबारा से बनाऊंगा, बस केवल और केवल, जिसमें मैं IUPAC नामकरण आपको सिखाऊंगा। मेरा दूसरा नंबर का जो नामकरण है वो मुझसे क्या बोल रहा है, हमारा सेकंड नंबर का जो नॉमेनक्लेचर है वो हमसे क्या बोल रहा है, वो क्या हमसे बोल रहा है कि मेरे पास जो सेकंड नंबर जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है। मैं आपको ऊपर करके समझाता हूं इस चीज को। मेरे पास जो ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमसे क्या, सेकंड नंबर का जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या बोल रहा है कि ZnNH3 का होल 4 Cl2। ये मेरे पास क्या है कि ZnNH3 का होल 4 Cl2। इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो समझो, क्या मेरे पास बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास एक बड़ा ब्रैकेट है, क्या मेरे पास बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा। क्या पोटेशियम वगैरह कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिगेंड से स्टार्ट करेंगे कि कितने लिगेंड है हमारे पास। तो लिगेंड मेरे पास कितने हैं, NH3 मेरे पास लिगेंड है और लिगेंड मेरे पास 4 है। अब 4 को हम क्या बोलेंगे, 4 को हम टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा। याद रखना इस चीज को, मैं 4 को क्या बोलूंगा, टेट्रा। तो मैं क्या करूंगा, टेट्रा मेरे पास हो जाएगा टेट्रा। अब मेरे पास टेट्रा अमीन, मेरे पास क्या है, मेरे पास अमोनिया है। टेट्रा मेरे पास अमोनिया है, लेकिन अमोनिया का जब हम इस IUPAC करेंगे तो इसको हम अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। अब यहां पर हम इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको हम एमीन बोलेंगे। तो टेट्रा एमीन हो जाएगा मेरे पास, टेट्रा एमीन हो जाएगा मेरे पास, टेट्रा एमीन। उसके बाद मेरे पास क्या है, जिंक, मेरे पास जिंक। अब जिंक का क्या कर देंगे, जिंकेट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर बाहर कोई प्लस वाला नहीं है आइकन। मेरे पास प्लस वाला अगर कोई आयन होता तो हम जिंक का जिंकेट करते, यहां पर जिंक का जिंक ही रहेगा। तो टेट्रा अमीन जिंक मेरे पास हो जाएगा, टेट्रा अमीन जिंक। अब जिंक का हम IUPAC, जिंक का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखो, हमने यहां पर बहुत आसान तरीके से पिछले मेथड की तरह कर रहे हैं। तो मेरे पास जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी मेरे पास, वो मेरे पास 2 आएगी, मेरे पास 2 आएगी। कैसे आई मेरे पास 2, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था ऑक्सीकरण संख्या निकालना। आप वहां से ऑक्सीकरण संख्या को आसान तरीके से निकाल सकते हो, आसान तरीके से निकाल सकते हो। और लास्ट में मेरे पास क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब क्लोराइड। तो मेरे पास यहां पर क्या बचा, मेरे पास क्लोराइड, मेरे पास यहां पर क्लोराइड बचा, क्लोराइड मेरे पास यहां पर बचा। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, आप हिंदी में भी इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। मेरे पास क्लोराइड हो जाएगा, लास्ट में मेरे पास क्लोराइड, क्लोराइड मेरे पास बचेगा, क्लोराइड बचेगा। तो इस तरीके से आपने इस
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को किया, लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की तरफ। और ये सारे टॉपिक्स तभी आपको आएंगे जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। तो आप सोचो कि एक बार में आ जाए, तो एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आते हैं। अगर आप दूसरे से तीसरे बार पढ़ोगे तो आपको 100% दावे के साथ आपको समझ में आएंगे। तो हमारा ये टॉप हमारा तीसरे नंबर का जो मेरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो क्या बोल रहा है कि K2NiCN4 मेरे पास क्या है कि K2NiCN का होल 4। तो इसमें हम कैसे करेंगे, वही पुराने वाला तरीका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मेरे पास K2 का मतलब क्या है, पोटेशियम। तो K का मतलब मेरे पास पोटेशियम, तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम सबसे पहले लिखूंगा, मेरे पास पोटेशियम हो जाएगा। मेरे पास क्या है, K का मतलब मेरे पास पोटेशियम। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहां पर पोटेशियम को लिखा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पोटेशियम के बाद मैं लिखूंगा मेरे पास क्या, मेरे पास है ये मेरे पास लीगेंड है, मेरे पास लीगेंड है। और निकिल मेरे पास क्या है, निकिल मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। तो अब यहां पर मैं लीगेंड की संख्या लिखूंगा, कितनी संख्या है, तो पोटेशियम टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 को मैं क्या बोलूंगा, 4 को मैं बोलूंगा टेट्रा, 4 को मैं क्या बोलूंगा, टेट्रा। तो मेरे पास पोटेशियम टेट्रा, CN को क्या बोलूंगा, साइनो। तो CN को मैं क्या बोलूंगा, साइनो, CN को क्या बोलूंगा मैं, साइनो। 4 को मैं क्या बोलूंगा, टेट्रा। तो पोटेशियम टेट्रा साइनो, तो मैं क्या कर दूंगा, पोटेशियम टेट्रा साइनो, सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा निकिल। अब निकिल को मैं साफ साफ निकिल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट के बाहर भी के है, के का मतलब पोटेशियम है। तो निकिल का अब मैं नाम को बिगाड़ दूंगा, निकिल का नाम मैं बिगाड़ूंगा और निकिल को निकलेट बोल दूंगा, निकिल को निकलेट बोल दूंगा। फेरस को फेरेट बोला था ना, वैसे ही निकिल को मैं निकलेट बोल दूंगा, सिंपल तरीके से। तो क्या होगा मेरे पास, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, मेरे पास क्या होगा, निकलेट, मेरे पास क्या होगा, निकलेट, निकलेट मेरे पास होगा निकलेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, वही पुराने वाला तरीका भाई। अगर नहीं आता तो मैं आपको क्लास के अंदर ही बता देता हूं, बस आपको चिंता नहीं करनी है। कैसे कि K2NiCN का होल 4, मेरे पास K का मतलब मेरे पास K पर कितना ऑक्सीकरण होता है, 1, तो 1 गुणा 2 कर देंगे। K का मतलब 1 और K है कितना, 2, तो 1 गुणा 2 प्लस निकिल, निकिल का मुझे निकालना है, तो निकिल की जगह मैं X मान लूंगा, निकिल की जगह मैं X मान लूंगा, प्लस प्लस करूंगा मैं। और मेरे पास CN का मतलब मेरे पास -1, तो CN का होता है मेरे पास -1, गुणा में 4 कर दूंगा, मेरे पास 4 CN है। निकिल का CN का मतलब मेरे पास -1, CN मेरे पास 4 है, तो -1 गुणा मेरे पास 4 बराबर मेरे पास -4 आ जाएगा। मेरे पास क्या है ये, -4। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं प्लस ना करके यहां पर माइनस का साइन लगा दूंगा। मेरे पास ये क्या, यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं -4 कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 2 मेरे पास क्या होगा, x बराबर मेरे पास क्या आएगा, x -2। जब मैं इस तरफ भेजूंगा तो x बराबर मेरे पास क्या होगा, +2, x बराबर मेरे पास +2 आएगा, x बराबर मेरे पास +2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास साफ साफ है कि यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या मेरे पास 2 निकल के आई है। तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आईयूपीएसी नामकरण है। तो इस तरीके से आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर। प्यारे भाई बहन, आप लोगों ने आईयूपीएसी नामकरण को बहुत आसान तरीके से समझा और सीखा होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे इस चैप्टर के सबसे धुआंधार, सबसे धांसू टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है, पूरे 5 नंबर का टॉपिक होता है। कितने मार्क्स का है, पूरे 5 मार्क्स का टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से तैयार कर पाओगे, आप आज की क्लास में इस चीज को सीख पाओगे, समझ पाओगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आइए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको हम BBT के नाम से जानते हैं, यानी कि मेरे पास क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलूंगा। उसके बाद इसमें क्या लिखूंगा कि इस नियम के अनुसार, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार क्या होता है मेरे पास, कि मेरे पास क्या, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या होगा कि मैं इसको अभी समझाता हूं आपको, कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह
संयोजक के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको दोबारा से इसको एक बार मैं समझा रहा हूं कि किसी संकुल यौगिक में, यानी कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के तौर पर। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है K4, मेरे पास क्या है K4Fe, मेरे पास क्या है K4FeCN का होल 6, मेरे पास क्या है K4FeCN का होल 6। तो मतलब किसी संकुल यौगिक में ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास संकुल यौगिक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इस यौगिक को मैं क्या बोलूंगा, संकुल यौगिक। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजी संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। मतलब मेरे पास इसमें उपसह संयोजी संख्या कितनी है, 6 है मेरे पास इसमें लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर जितने लिगेंड्स होंगे, इसके अंदर फेरस के अंदर उतने ही रिक्त कक्षक होंगे ताकि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर पाएं। इसका मतलब ये है। तो आप इस चीज को तैयार रखना। हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ अति व्यापन करके जिससे सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इसको आपको मैं समझाने जा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक जो होते हैं वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापित करके सिग्मा बंध बनाते हैं। कि इसका मतलब क्या है, मेरे पास वही मैं उदाहरण के तौर पर आपको सिखाऊंगा तब आपको आएगा। एग्जांपल मेरे पास K4Fe, मेरे पास क्या होगा K4, मेरे पास एग्जांपल मैं आपको बार बार केवल वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी के तौर पर आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूं, लेकिन मैं इसी एग्जांपल को क्यों ले रहा हूं, ताकि आपकी थोड़ी हैबिट बिल्ट हो, ताकि आप समझने पर थोड़ा फोकस कर पाएं। तो K4Fe मेरे पास CN का होल 6, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक संकुल यौगिक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड के साथ अति व्यापन करके एक बंध बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बंध। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। तो ये मेरे पास मैं Fe ले लेता हूं, मेरे पास Fe ले लिया। और मेरे पास क्या है, साइन, मेरे पास साइनो है। कितने साइनो है, 6 साइनो है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 साइनो, 2 साइनो, 3 साइनो, 1 2 3, मैंने कितने 6 साइन ले लिए। तो मैंने यहां पर CN ले लिया, पहला CN, दूसरा CN मेरे पास हो गया, तीसरा CN मेरे पास हो गया, चौथा CN मेरे पास, पांचवा CN मेरे पास, छठवां CN। क्योंकि यहां पर मेरे पास CN की संख्या मेरे पास 6 है। आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास जो CN है उनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस फेरस को देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन इस फेरस को दे देंगे, इस फेरस को दे देंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन इस फेरस को दे देंगे और एक बंध बना लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, ये बंध बना लेंगे। इस बंध को क्या बोलेंगे, सिग्मा बंध। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा। और सिग्मा बॉन्ड को ही हम उपसह संयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, उपसह संयोजी बंध बोलते हैं। तो आपने इस चीज को समझा होगा कि ये जो मेरे पास थ्योरी है वो क्या बोल रही है। थ्योरी मेरे पास क्या बोल रही है कि मेरे पास जो Fe है, Fe मेरे पास क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर बंध बनाता है जिसको मैं सिग्मा बंध कहता हूं। बहुत आसान है, बस समझने पर फोकस करना है। थ्योरी बहुत आसान है, बस आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड नंबर हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड नंबर जो हमारा पॉइंट है वो क्या हमसे बोल रहा है। मेरे पास थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के साथ रिक्त कक्षक के साथ अति व्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है। और मैं बता दूं कि पाई बंध बहुत कम बनता है। पाई बंध की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पाई बंध बनने के जो चांस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम होती है, क्योंकि जो मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो ज्यादातर रिक्त ही होता है, वो कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं होता। तो याद रखना, ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, आपको ये काम आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अभी आपने समझा संयोजकता आबंध सिद्धांत, बहुत आसान तरीके से समझा होगा। लेकिन मैं अब बताने जा रहा हूं आपको हमारे बर्नर का सिद्धांत, बर्नर की थ्योरी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास संयोजकता आबंध सिद्धांत पूरे 5 नंबर का टॉपिक है, वैसे ही मेरे पास वर्नर का सिद्धांत, जो मेरे पास बर्नर का जो सिद्धांत या थ्योरी जो होती है वो भी पूरे
5 नंबर की थ्योरी है। तो आइए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए मैं बर्नर की थ्योरी को डिस्कस करता हूं। मेरे पास बर्नर का सिद्धांत क्या बोलता है। बर्नर ये वो वाला बर्नर नहीं कि मैं गैस को जला रहा हूं, बर्न कर रहा हूं, वो बर्नर नहीं है। बर्नर की थ्योरी हमसे क्या बोल रही है, एक साइंटिस्ट का नाम है। बर्नर जो है एक साइंटिस्ट हैं। ये हमसे क्या बोल रहे हैं, मेरे पास जो बर्नर साहब है मेरे से क्या बोल रहे हैं, बर्नर जो हमसे क्या बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपसह संयोजक यौगिक जो मेरे पास है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कोई उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कि दो संयोजकताएं होती हैं। मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मेरे पास K4FeCN6 में क्या है, K4FeCN6 मेरे पास CN6, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यौगिक है। इसमें जो Fe है, Fe मेरे पास क्या है, Fe मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। तो Fe मेरे पास क्या है, ये Fe मेरे पास क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। और इसकी मेरे पास 2 संयोजकताएं होती हैं। पहली संयोजकता क्या होती है मैं आपको बताऊं तो मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है, पहली संयोजकता क्या होती है, इसकी पहली संयोजकता मतलब प्राथमिक संयोजकता। इसमें क्या होता है, इसमें 2 संयोजकताएं होती हैं। पहली मेरे पास क्या है, प्राथमिक संयोजकता। तो केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती हैं। पहली मेरे पास प्राथमिक संयोजकता और दूसरी मेरे पास क्या होगी, दूसरी मेरे पास होगी द्वितीयक संयोजकता। मेरे पास क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता, यानी कि प्राइमरी मेरे पास और दूसरा मेरे पास सेकेंडरी। तो आप इस चीज को याद रखोगे, आप इस चीज को भूलोगे नहीं। और इसने जो थ्योरी हमें दी वो हमें बतानी है। तो थ्योरी मेरे पास क्या होगी, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी प्राथमिक संयोजकता के ऊपर। इन्होंने हमें क्या बताया था, इन्होंने हमें बताया था कि कोई भी मेरे पास उपसह संयोजी यौगिक होता है उसमें हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और मेरे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी 2 संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और उसके बाद में डिस्कस करूंगा हमारी द्वितीयक संयोजकता के बारे में। तो आइए मैं बात करूं प्राथमिक संयोजकता। तो मेरे पास प्राथमिक संयोजकता में क्या होगा कि यह मेरे पास क्या होगा, इसमें आप पॉइंट वाइज याद रखो। मैं हमेशा बोलता हूं कि लंबी लंबी थ्योरी लिखने से नंबर नहीं मिलता। मैंने खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखा है और आपकी केमिस्ट्री के अंदर पूरे 95 नंबर स्कोर भी किया है, 95 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। 100 में से 95 नंबर लाना किस किस का सपना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे भाई बहन कि आप कितने भाई बहन है जो मेरी तरह 95 मार्क्स लाना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। उसमें मैंने केवल एक ही चीज को यूज किया था कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है आपको। एग्जामिनर को बहुत सुविधा होती है चेक करने में। अगर एग्जामिनर को सुविधा होगी तो आपकी अंक पत्र जो मार्कशीट है 90 प्लस पक्के मान लो आप लोग बिल्कुल। तो यह ऋण आयन द्वारा संपन्न होती है। जो मेरे पास प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋण आयन द्वारा संपन्न होती है। जैसे कि ऋण आयन मेरे पास क्या होंगे, क्लोरीन मेरे पास Cl माइनस, ये मेरे पास ऋण आयन है। मेरे पास Br माइनस, ये मेरे पास ऋण आयन है। मेरे पास आयोडीन माइनस, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऋण आयन है। जो मेरे पास प्राथमिक संयोजकता होती है वो नेगेटिव आयन द्वारा संपन्न होती है, संतुष्ट होती है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि यह विलयन में आयनित हो जाती है। मेरे पास क्या है कि यह विलयन में आयनित हो जाती है। आयनित का मतलब अपने आयनों में टूट जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं नमक के बारे में बात कर लूं, समझाऊं आपको नमक के तौर पर NaCl। तो Na में क्या होता है, Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। तो ये क्या हुआ कि ये आपस में ये आयन हो गए, ये मेरे पास आयन में टूट गए। जो मेरे पास प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं यह विलयन में जाने पर आयनित हो जाती हैं, आयनों में टूट जाती हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि यह बिंदु रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है, बिंदु रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। इसका मतलब क्या है, डॉटेड लाइन। तो बिंदु रेखा का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप समझो कि मेरे पास जो बिंदु रेखा है, मेरे पास बिंदु रेखा का मतलब क्या है, इस तरीके से डॉटेड लाइन, बिंदु रेखा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बिंदु रेखा। इसको हम सीधी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ में आ रही होगी चीजें, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे 4th नंबर पॉइंट की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है कि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े, मेरे पास 4th नंबर पॉइंट क्या है कि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन को कोष्ठक से बाहर रखा जाता है, जिससे उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन को कोष्ठक से बाहर रखा जाता है, जिसे उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखना और समझ के रखना, बिल्कुल तैयार रखना। अब मेरे पास क्या मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा हमारे 2nd नंबर पॉइंट की तरफ, जो मेरे पास है द्वितीयक संयोजकता। अभी मैंने किसके बारे में बात की थी, अभी मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया था हमारी प्राथमिक संयोजकता के बारे में। अब बर्नर ने जो बताया
था, बर्नर जी ने हमें बताया था कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। पहली मेरे पास प्राथमिक संयोजकता और दूसरी मेरे पास द्वितीयक संयोजकता। तो मेरे पास द्वितीयक संयोजकता मेरे पास क्या लिखोगे आप, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, सेम ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि आपको 5 नंबर ऐसे ही लिखने पर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। बस मेरे पास पहला पॉइंट क्या है मेरे पास कि यह धन आयन, मेरे पास क्या है कि यह मेरे पास धन आयन और उदासीन आयन, मेरे पास क्या है, धन आयन और उदासीन आयन द्वारा संपन्न होती है, धन आयन और उदासीन आयन द्वारा संपन्न होती है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है कि द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे मैं क्या बोलूंगा, जिसे हम उप सह संयोजी संख्या बोलते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो निश्चित होती है, जिसे उप सह संयोजी संख्या भी हम लोग कहते हैं। तो आपको ये एक पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं हमारा थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में बात करता हूं। जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है वो क्या है कि इसे सशक्त रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अभी मैंने प्राथमिक संयोजकता को बताया था कि उसको हम डॉट 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 करके दर्शाते हैं, लेकिन मेरे पास जो द्वितीयक संयोजकताएं की होती है उसको हम किस लाइन से दर्शाते हैं, उसको हम सतत रेखा, इस तरीके से बिना कहीं रुके ना रेखा, उस सतत रेखा के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। किसको, मेरे पास जो मेरे पास ये संयोजकता होती है कि इसे सतत रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। हमारा लास्ट नंबर पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, लास्ट नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, लास्ट नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि द्वितीयक, लास्ट नंबर पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोष्ठक के अंदर रखते हैं। मतलब मेरे पास जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसमें हम क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड को अंदर रखते हैं। किसके अंदर, कोष्ठक के अंदर रखते हैं। तो मैंने अभी आपको संयोजकता आबंध सिखाया, मैंने उसके बाद आपको बर्नर का सिद्धांत बताया, IUPAC नामकरण बताए, लिगेंड्स के बारे में बताया, हर एक चीज डिस्कस की जो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल और केवल इतना भी तैयार कर लेते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अब वो समय नहीं है कि आप डिटेल में एक एक टॉपिक को बिल्कुल रटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब केवल वह समय है जिसमें आप मक्खन को चुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, और जो मैं पढ़ाता हूं ना वो आपके एग्जाम में 100% छपेगा। उस चीज का दावा मैं अभी से कर रहा हूं, और आपका जो एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको पेपर भी मिलवाऊंगा कि मैं जो पढ़ाता हूं, जहां से पढ़ाता हूं वहां से पेपर आएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, हमारी शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए आप मजे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।